जी सर, आ रही है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। MHD 12 हिंदी कहानी। भारतीय कहानियों में आज हम पढ़ेंगे तोबा टेक सिंह की कहानी। तोबा टेक सिंह कहानी जो उर्दू कहानी हम पढ़ेंगे, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो भारत की संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति के बारे में हमें जानना है। और उसमें सादत हसन मंटो उर्दू के महान कथाकारों में से है और उर्दू साहित्य ही उनके लिए फेमस हुआ है। जैसे हमारा हिंदी साहित्य प्रेमचंद का साहित्य नील का पत्थर बना है। तोबा टेक सिंह एक ऐसी कहानी है, उर्दू की ही नहीं भारतीय साहित्य में एक ऐसी कहानी है जिस पर गर्व किया जा सकता है, जिसे पढ़कर रोना भी आ जाता है। सादत हसन मंटो के बारे में हम पहले जानते हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। इन्हें लंबा उम्र नहीं मिला, मात्र 43 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है 1955 ईस्वी में। मंटो एक कहानीकार होने के साथ साथ पत्रकार, फिल्मकार, रेडियो लेखक, पटकथा लेखक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने 22 कहानी संग्रह और एक उपन्यास, रेडियो नाटक लिखा और 5 संग्रह रेखा चित्र के 2 संग्रह और अन्य रचनाओं के भी 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कुछ किताबों में मेधा और प्रतिबद्धता का सुखद परिणाम है और उनकी कहानियों में अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है कई बार। इसीलिए उनको 6 बार जो है जेल में अदालत का चक्कर भी काटना पड़ा, लेकिन वैसा कोई मामला कोई सिद्ध नहीं है। मंटो एक युगांतकारी लेखक है। उनकी तोबा टेक सिंह एक प्रसिद्ध कहानी है। तो मंटो की ये कहानी भारत विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करती है। मंटो विभाजन के समय तो मंटो ने जो विभाजन की त्रासदी को दर्शाया है, कहानी में जो दर्ज समय है विभाजन के, ये सादत हसन मंटो की कहानी है। सुजाता गुप्ता जी, सादत हसन मंटो की कहानी तोबा टेक सिंह का आज हम उर्दू कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। भारत विभाजन के लगभग 2-3 वर्ष बाद की अर्थात 1950 के आसपास का समय लिया है कहानीकार ने। तो कहानी में जो घटना घटित होती है वो पागल खाने की, लाहौर के एक पागल खाने की, क्योंकि कहानी में पागलों की कहानी का चरित्र बनाया है लेखक ने। कहानी घटित होती है पागल खाने से, क्योंकि बंटवारा हो गया है, सरहदें सीमा का तय हो गया है, लोग अपनी अपनी जड़ों से उजड़ गए हैं, कई लोग बेघर भी होते हैं विभाजन के समय, और कई लोग जो है इसका फायदा भी उठा रहे हैं, और कई लोग तो एक गिलास पानी या थोड़े से भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित हो गए हैं। इसीलिए जो दूसरों के ऊपर आश्रित है उनके लिए शरणार्थी, मुहाजिर जैसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। शरणार्थी, बेघर हुए लोगों के लिए कितना चुभता होगा शरणार्थी शब्द। देश विभाजन से संबंधित और भी उपन्यास है, कहानियां हैं। यशपाल का उपन्यास झूठा सच, वतन, राष्ट्र जैसे पदों के माध्यम से बेघर हुए लोगों की विडंबना को देख सकते हो तुम।
शरणदाता आज्ञा की कहानी, जिसमें देश विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। तो नेगेटिव जो थिंकिंग है, नकारात्मक मानसिकता रखने वाली, जो शांति से घृणा करते हैं, युद्ध का माहौल जिन्होंने बनाया, विभाजन की रेखा जिसने तय की, मंटो उन लोगों की पहचान करते हैं। पहचान किस तरह की? वे जो स्वस्थ और सामान्य थे, वे चुने हुए राष्ट्र के नागरिक हो गए, लेकिन पागलों को यह मौका नहीं दिया गया। विभाजन के समय जब दो राष्ट्र बन गए, तो पागलों को भी तो उनके सही राष्ट्र में होना चाहिए था ना। लेखक ने इसी विडंबना को पकड़ा है। कहानी के आरंभ में ही लेखक ने किस तरह कहा कि बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत का जो ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू या सिख पाकिस्तान के पागल खाने में, उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे, वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे, जिनके रिलेटिव थे, वो तो वहीं रह गए, पर बाकी जो थे उनको दूसरी जगह विदेश ट्रांसफर कर दिया गया, पाकिस्तान, भारत वालों को पाकिस्तान। क्योंकि भारत से करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखाने का सवाल ही नहीं था। उनके पेरेंट्स कोई नहीं थे, तो कौन रखता? जितने हिंदू सिख पागल थे, सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद है। मंटो ने जो चित्रित की, पागलों के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या बातें होती हैं। कहानी के एक संवाद से देखिए, वो पता चलता है कि एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े सोच विचार के बाद क्वेश्चन का आंसर दिया, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। तो दूसरा पागल क्या बोलता है, हाँ, हिंदुस्तान की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ पीटते हैं। तो एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जोर से बुलंद कर दिया, और फर्स्ट फिसल कर गिर गया पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते ही। तो ये जो घटना बताई लेखक ने, मंटो ने उन अपराधियों के बारे में बताते चलते हैं जिन्हें फांसी की सजा से बचने के लिए, फांसी की सजा से बचाने के लिए उनके जो रिश्तेदार थे ना, उन्हें पागल सिद्ध कराकर पागल खानों में रखवा दिया। बीच बीच में राही मासूम राजा का जो उपन्यास है, विभाजन की त्रासदी पर आधा गांव की याद आती है, लेकिन कुछ लोग प्रसंग कथाएं बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक जैसी नहीं। पागल जो थे, मंटो ने कहानी में जिस पागलों के बारे में बताया, वो पूरे पागल नहीं थे, पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था। वे इस बखेड़े में गिरफ्तार थे कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर पाकिस्तान में है तो कैसा हो सकता है कि वो सब कुछ पहले यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल के बारे में बताया कहानी में कि लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील जो है मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान का भाग हिस्सा हो गया है, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गया था।
जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो लड़की को नहीं बुला सक रहा है। वे तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा, जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, और उनकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई थी और वह बन गया था पाकिस्तानी। और जब इधर उधर जाने की बात हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, अगर तू दुखी होगा तो तुझे भी हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, और उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर अपना गांव भी नहीं छोड़ना चाहता लाहौर। सोचता था कि मैं अमृतसर में प्रैक्टिस कैसे करूंगा। लेकिन इस कहानी में जिस पागल के माध्यम से हमें पता चलता है, वह बिशन सिंह नामक सरदार है। टोबा टेक सिंह नामक एक गांव का रहने वाला सिख युवक। टोबा टेक सिंह नामक एक गांव है, वहां का रहने वाला एक पंजाबी, जिसे सिख संप्रदाय का युवक बिशन सिंह सरदार है। कहानी में ऐसा दिखाया गया कि लोग बिशन सिंह को टोबा टेक सिंह ही पुकारने लग गए। उसका परिचय मंटो ने इस तरह से कहा कि एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से अजीबो गरीबो शब्द सुनने में आते थे। ओ पड़ती गड़गड़ दी ओनेक्स दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। वह न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था। 15 साल में टोबा टेक सिंह एक दिन भी नहीं सोया था। कभी कभी लेटता था, बल्कि कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव फूल भी जाते थे, कई बार पिंडलियां भी फूल जाती थी, मगर शरीर की तकलीफ के बावजूद वो लेटकर आराम नहीं करता था। तो ये सिख पागल के केस भी जो है छिद्रे बहुत छोटे रह गए थे, जो कि बहुत कम नहाता था। इसलिए तो दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, और जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक दिखती थी टोबा टेक सिंह की। मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था वो। 15 बरस में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया। पागल खाने ने जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह उसकी बहुत जमीन थी, अच्छा खाता पीता जमींदार था। अचानक उसका दिमाग फिर गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा दिया। इस तरह से बताया जाता है। महीने में एक बार मुलाकात के लिए उसके घर वाले कोई आते थे और चले जाते। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पार्टीशन की बात हुई, विभाजन की बात हुई, तो उन्होंने आना जो है बंद कर दिया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसको सब कोई टोबा टेक सिंह बोलकर ही पुकारते थे। उसको यो मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने साल बीत चुके। लेकिन उसके जब सगे संबंधी उससे मिलने आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि कहता था उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन अच्छी तरह नहाता, जिस दिन उससे कोई मिलने आता। बदन पर खूब साबुन लगाता, बाल में तेल लगाकर कंघी करता। अपने कपड़े जिसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकाल कर पहनता था। सज बज कर मिलने वालों के पास जाकर खड़ा होता था। वो उससे पूछते थे, अरे तू चुप क्यों रहता है? ऊपर दी गड़गड़ दी ओनेक्स दी बेगियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, ये बोलता था। मंटो ने पागल जीवन की एक बड़ी विडंबना की ओर संकेत किया है। देखो, वैसे पागलपन अपने आप में जीवन की विडंबना ही है। जिसको तकलीफ होती है, जो पागल होता है, वही जानता है कि किस तरह उसके जीवन की तकलीफ है। बिशन सिंह 15 वर्ष पहले पागल हुआ था, तब उसकी इकलौती बेटी रुपकौर बहुत छोटी थी।
आज वो 15 साल में बड़ी हो गई। जब छोटी थी पापा को देखकर रोती थी, और जब समझदार हुई तो भी रोती है। बचपन में रोना और आज की युवावस्था में रोने का कितना अंतर है, बड़ी ही मार्मिकता से पहचाना है। उस बेटी की मानसिक दशा पर विचार करते हुए कोई पिता ही पहचान नहीं पाता। जब पिता के विषय में सोचिए, उसकी स्मृति में बेटी अब भी छोटी है। 15 वर्षों में उसे कभी नींद नहीं आई, वो पागल है तो क्या हुआ? उसकी सारी यादें 15 वर्ष पहले की है। 15 वर्ष उसके लिए तो एक रात भी नहीं हो। पागल खाने में भारत पाकिस्तान की चर्चा होती थी, डिवाइडेड पार्टीशन की। इसी बीच उसको चिंता है पागल बिशन सिंह को कि मेरा गांव टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। पागल खाने में लेखक के अनुसार कहते हैं कि पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे एक एक रोज बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? तो उसने स्वभाव अनुसार कहा लगाया कि वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में है, इसलिए हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया है। बिशन सिंह ने उस खुदा से कोई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत के साथ कहा कि वो हुक्म दे ताकि सारे झंझट खत्म हो जाए। एक दिन तंग आकर बिशन सिंह भगवान पर, खुदा पर बरस पड़ता है। ऊपर दी गड़गड़ दी ओनेक्स दी बेगियाना दी मूंग दी दाल, अब वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी की फतेह। इसका शायद मतलब ये था कि मुसलमानों के खुदा हो, तुम मुसलमानों के खुदा हो या सिखों के खुदा हो, तुम जरूर मेरी सुनो। कहानी में आगे होता है, पागल खाने में चल रही ये अदला बदली की जो बात है, कुछ दिन पहले बिशन सिंह का एक मुसलमान मित्र उससे मिलने आता है। इसमें लेखक ने जो विभाजन की जो त्रासदी है, मनुष्यता की उपस्थिति का संकेत दिया है। कहीं ना कहीं मनुष्यता है, विभाजन हो चुका है, लेकिन फजलदीन को बिशन सिंह की खैरियत की चिंता है। उसका एक मित्र है फजल, वह हिंदुस्तान जा चुके बिशन सिंह के परिवार वालों के प्रति आत्मसम्मान भी प्रेरित करता है। लेकिन बिशन सिंह को तो सिर्फ टोबा टेक सिंह ही याद है, उसको अपनी फैमिली याद नहीं है। वो फजलदीन से पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है? और फजलदीन के यह बताने पर कि हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है वह, और फिर बड़बड़ाता बड़बड़ाता दूसरी ओर चला जाता है। यही कहानी थोड़ी लास्ट की ओर आती है। सारे पागलों को गाड़ी में भरकर बॉर्डर में ले जाया जाता है और हिंदुस्तान में लाए गए पागल जो है पाकिस्तानी अफसर को, और पाकिस्तानी में लाए गए पागल हिंदुस्तानी अफसरों को सौंप दिए जाते हैं। जब बिशन सिंह का नंबर आया, जब उसको ट्रांसफर करने की बात आई तो उसने यही क्वेश्चन किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? तो वो अफसर बोलता है पाकिस्तान में है। तो बिशन सिंह उछलकर बचे हुए साथियों के पास आ पहुंच गया। उसे जबरन हिंदुस्तान वाले हिस्से की तरफ तुरंत लाया जाने लगा, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया क्योंकि टोबा टेक सिंह को छोड़कर वो नहीं जा सकता। वही उसकी मिट्टी है, वही उसका वतन है। अफसर उसे समझाने की कोशिश करने लगे, उसे बहुत समझाया कि देखो टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको बलपूर्वक जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की
सूजी हुई अपनी फूली हुई टांगों में भी ऐसे खड़ा हो गया जैसे कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ज्यादा परेशान नहीं करता था टोबा टेक सिंह, इसलिए उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। सूरज निकलने से पहले ही उसी तरह चिल्लाते रहा वो, मुझे नहीं जाना है। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि जो आदमी 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, आज उल्टा होकर लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दर इसी बीच जो है जमीन के टुकड़े पर उसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। दोनों के बीच में जिसे पीओसी कहा जाता है, पीओके कहा जाता है, तो पागल टोबा टेक सिंह अर्थात बिशन सिंह महान भारत के विभाजन को अस्वीकार करता हुआ जमीन के उस हिस्से में मरा जो नो मैंस लैंड था, न तो वो भारत का है न पाकिस्तान की जगह है, जिस पर किसी भी देश का दावा नहीं हो सकता। सिर्फ वहां क्या है, सन्नाटा है। यही हमारे देश विभाजन की त्रासदी है। विभाजन से कौन सुखी हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से लोगों की आंखों से आंसू बहे, जिन आंसुओं को हम इस कहानी में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सरल भाषा में लेखक ने किस तरह से अर्थपूर्ण ढंग से घटना का ब्यौरा कहानी के माध्यम से देखा है। ये कहानी हमें वो बताती है कि साधारण लोग जो विभाजन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, कुछ लोगों के द्वारा ही जो पकाई गई ये खिचड़ी है, उसी के लिए यह दुख आज हमें भेजना हो। जो लोग पाकिस्तान को अपना राष्ट्र समझकर गए थे, उनको अब भी वहां अधिकार नहीं मिल रहे हैं। विभाजन के बहुत दिन के बाद भी उनको दुख ही दुख मिल रहा है। बहुत ही सुंदर कहानी विभाजन की समस्या के ऊपर लिखी गई यह शहादत हसन मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह। अगली हमारी पंजाबी लेखिका हैं अमृता प्रीतम, जिनका देहांत अभी हाल ही में हुआ है, 1-2 महीने पहले ही। तो अमृता प्रीतम पंजाबी की महत्वपूर्ण लेखिका है, हालांकि हिंदी में भी लिखती हैं। इनकी एक आत्मकथा भी है, रसीदी टिकट, बहुत अच्छी आत्मकथा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में, अगर आप जान सकते हो, नारी विमर्श में पढ़ाया जाता है वो। तो अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की एक महत्वपूर्ण प्रतिभा संपन्न लेखिका, पंजाबी की नहीं बल्कि पूरी भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रेम को जीवन का मूल स्रोत मानने वाली अमृता मनुष्य की स्वतंत्रता को ही ज्यादा महत्व देती है। इनका जो दृष्टिकोण है प्रगतिवादी और समाजवादी दृष्टिकोण, और इनके साहित्य में अगर देखोगे समाज और मनुष्य से जुड़े सभी दुख दर्द, लेकिन मूल जो तथ्य है वह है नारी का दर्द। परंपरागत समाज में किस तरह से नारी की पीड़ा को व्यक्त करती है अमृता प्रीतम, क्योंकि एक खुद स्वयं एक नारी होने के
नाते एक नारी मन की पीड़ा को वह बखूबी रूप से समझती है। बहुत ही सुंदर कहानी है इनकी। अपना अपना कर्ज। पंजाब की प्रसिद्ध कहानीकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 में गुजरावाला में हुआ था। साहित्यिक माहौल में ही पली बड़ी अमृता ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी रसीदी टिकट, साहित्य को समृद्ध बनाया। ये अमृता नारी जीवन की माइक्रो स्टडी करने वाली लेखिका है कहा जा सकता है। सभी दृष्टि से नारी के चित्रण का वर्णन जो किया है, नारी के कैरेक्टर का। हम देश विभाजन की स्थिति पर आधारित सादत हसन मंटो की एक कहानी पढ़ चुके हैं। अब इनकी कहानी भी इसी दुख दर्द पर लिखी गई है। अपना अपना कर्ज विभाजन के ऊपर आधारित दुख दर्द पर लिखा गया पंजाब के दर्द की, पूरी मानवता के दर्द की कहानी है अपना अपना कर्ज। क्योंकि लेखिका ने स्वयं देखा है स्वाधीन भारत, पराधीन भारत, दोनों को बहुत ही बारीकी से देखा लेखिका। इसीलिए तो उस भोगी हुई त्रासदी के बारे में लिखती। नारी व्यथा की अनूठी कथा मर्द अथवा पुरुष की परिभाषा ही बदल रही है आजकल। तो तुम देखोगे तो इस कहानी में लेखिका ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई है वो तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंतर्द्वंद से जूझते हुए मानव की अनेक परतों को उद्घाटित किया है। और अमृता प्रीतम मानव मन की, मनोभाव की कुशल चितेरी है। पूरे समाज की जो है शल्य चिकित्सा करते हुए पुरुष को, अहम को जो है दबिश दी थी। पुरुष की जो अहम भावना थी, ढकोसले के आवरण को उतार फेंका और केवल नारी के लिए तथा कथीय वर्जनीय तजाज्य बिंदु को गहराई से महसूस करते हुए वर्णित किया है। जो नारी के लिए मनाही का विषय था, केवल देह भोग और आत्म भोग के नाम पर पुरुषों द्वारा बनाई गई चौहद्दी को या चौखटों को तोड़ने का बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया अमृता प्रीतम। सुंदर न होना, बच्चा पैदा न कर सकना, गरीब होना, ये क्या, ये सब अवगुण केवल एक नारी के ही हैं? क्यों है? इनमें से किसी एक पर भी पूरा न उतरने पर नारी को दोषी ठहराया जाता है। दोषों का ठिकरा नारी के सिर पर ही फोड़ा जाता है। क्यों? नारी कोई एक वस्तु है। पुरुष की तमाम कमजोरियां हैं, उसे क्षमा कर दी जाती है। क्यों? क्यों वो मर्द है। पितृ सत्तात्मक सत्ता का, अहम का, सब कुछ का प्रतीक है। पिता की संपत्ति पर भी पुत्र का अधिकार होता, पुत्री का नहीं। तो
लेखिका नारी की उस पीड़ा, उस चोट, उस दर्द को उत्पन्न करती है, क्योंकि नारी की आंतरिक तिलमिलाहट एवं छटपटाहट को पकड़ने में तो अमृता सिद्धहस्त है, क्योंकि स्वयं एक नारी है। उन्होंने इस कहानी में भी नारी के जो स्वाभाविक गुण का वर्णन किया है। सहनशीलता और त्याग में वह कभी पीछे नहीं हटती है नारी। लेकिन अमृता प्रीतम की जो नारी पुरानी सड़ी गली रूढ़ियों का परित्याग करके नारी के वास्तविक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती हुई दिखाई गई है। लेखिका ने विभाजन की पृष्ठभूमि पर विभाजन के बाद जिस दुख, दर्द, अजनबीपन, गुम हो चुकी पहचान को बाणी दी, वह केवल एक मूर्ति रुक्को या राजबक्सी की ही कथा नहीं, बल्कि विभाजन के बाद भारतीय समाज, विशेषकर पंजाबी सहित उत्तर भारत की समूची तस्वीर है। विभाजन के इस दर्द के प्रभाव के साथ साथ नारी जीवन की व्यथा कथा इस कहानी का केंद्रीय दर्द है। रुक्को जैसे मर्द की ख्वाहिश रखने वाली मूर्ति पुरुष के वर्चस्व को, अस्तित्व को नकारती दिखाई देती है। लेखिका ने उस नकार को चित्रित किया है जहां पुरुष द्वारा नारी पर अत्याचार और अमानुषिक व्यवहार किया जाता है, जहां पुरुष द्वारा नारी को केवल भोग की वस्तु, सिर्फ वस्तु मात्र समझा, जहां नारी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया, जहां नारी के भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी, उस नारी को उकेरा। कहानी में सकारात्मक पहलू एवं नई शुरुआत का प्रतीक भी लेखिका ने नारी और पुरुष के स्वाभाविक संबंधों में आस्था की व्यक्त किया है। अमृता नारी के सच्चे अर्थों में नारी स्वतंत्रता, नारी को किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। घर में रहती है तो पिता के बंधन में, शादी होकर जाती है तो पति के बंधन में, पति ना हो तो बुढ़ापे में पुत्र के बंधन में। क्या नारी का कोई स्वातंत्र्य नहीं है? ये तो वैसा हो गया जैसे एक गाय को हम घर में रखते हैं, उसके पास एक खूंटा बांध देते हैं, वह उतनी दूर तक ही जाती है जितनी दूर तक उसकी रस्सी बंधी हो, वो उतनी ही दूर चरने जाएगी जितनी दूर उसका एरिया हो, जितनी दूर तक उसकी पहुंच हो। उसके आगे नहीं जा सकती क्योंकि उसके आगे बंधन है। पुरुष प्रधान समाज कहीं भी जाए, हिंदी में बंटवारे की विभीषिका को बहुत सारे लेखकों ने बताया। भीष्म सारणी जी ने तमस उपन्यास में, यशपाल जी ने झूठा सच में, मोहन राकेश ने इत्यादि कहानीकारों ने खूब गहराई से वर्णित किया जो हमारे देश विभाजन की त्रासदी को। परंतु हम कहानी में देखते हैं कि नारी स्वतंत्रता के बारे में लेखिका क्या कहती है। भारत विभाजन की दुखद त्रासदी वो किस तरह से कहानी में व्यक्त करती हुई कहती है। उनकी प्रमुख कविता अज आखा वारस साहनो कितो कबरा बिचो खोल की पंक्तियां विभाजन की हुक में उसकी लाखों बहु बेटियों को लूटती अस्मत पर खून की आंसू रोई है कवियत्री, क्योंकि अमृता प्रीतम एक कवियत्री के रूप में फेमस है। बाद में वह कहानी की ओर जाती है। पंजाबी में उन्होंने गुरमुखी भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी। तो लेखिका ने देश विभाजन के बाद उजड़ गए
शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या को मुख्य रूप से चित्रित किया है। नारी व्यवस्था की जो अनूठी कथा है, मर्द अथवा परिभाषा, पुरुष की जो परिभाषा ही बदल दी गई है। पुरुष को जो अहम और स्वाभिमान के कारण अपने आप को घर का मुखिया समझता है, लेकिन कथा नायिका मूर्ति के अनुसार मर्द केवल पुरुष होने से ही मर्द नहीं कहला सकता, बल्कि उसमें दायित्व एवं साहस से भी मर्द बनता है। जो इसका निर्वाह करे वही मर्द है अपने दायित्व का। इसीलिए मूर्ति इस कसौटी पर खरा उतरने के कारण रुक्मणी को असली मर्द कहती है। लेखिका ने ऐसे मर्दों को आड़े हाथों लिया जो है केवल नारी के बाह्य रूप सौंदर्य पर आकर्षित और आसक्त होते हैं, और इसी हवस की पूर्ति हेतु वो लोग क्या करते हैं, कई बार पुनः विवाह रचते हैं, बिना सोचे समझे कि उनकी पहली पत्नी पर क्या गुजरेगा। अपना अपना कर्ज कहानी का आरंभ जो है विभाजन के बाद जो विस्थापित हुए लोग नए नए आशियाने बनाने का आरंभ होते हैं, जहां नई नई बस्ती है, सब कोई एक दूसरे से अनजान है, सब कोई आपस में परिचय करते हैं, मजदूर, मिस्त्री, मकान बनाने वाले, चौकीदार, चाय बनाने वाले, उसके साथ रुक्मणी तथा 2 बरस के बच्चे कि कौन कहां से कैसे आया। थोड़ी बहुत फुसफुसाहट से लोग अंदाजा कर लेते हैं कि कौन कहां से कैसे पहुंचा, जबकि मूर्ति के विषय में कोई बहुत अधिक लोग नहीं जान सका, क्योंकि सुबह से शाम तक मजदूरों की छुट्टी होने तक वह चुपचाप मूर्ति की भांति चाय बनाती है, स्वयं चूल्हे की आग की तरह प्रतीत होती थी। बच्चा मूर्ति के है या उसके साथ रुक्मणी का, इसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं लगता। और शहर से 8 किलोमीटर दूर बस रही इस बस्ती में राजबक्सी का भी मकान बन रहा है, जिसके नीचे न बच्चे हैं न बीवी। शायद इसलिए जिस दिन उसने मकान की नींव रखी, न कोई हवन किया न लड्डू बांटे। वो अक्सर मूर्ति से ही चाय पीता है, और धीरे धीरे लेटर पढ़ने के बाद थोड़े दिन काम रुक जाने पर भी वह आता है और चाय अवश्य आकर पीता है। धीरे धीरे वह मूर्ति को जानना चाहता है। उसके काफिले के साथ ही उजड़कर वहां किस तरह से पहुंची, उसके पति की बलवाइयों ने मार दिया, राजबक्सी को अजीब कसम में डालते हुए मूर्ति बताती है कि वो 2 साल का बच्चा उसका है, और दूसरी औरत यानी रुक्मणी उसके बच्चे की मां है। तो वास्तव में यही से खुलती है हमारे तथाकथित सभ्य समाज की पोल। नारी जीवन का जो चक्रव्यूह है, असमंजस की स्थिति है, खाली शोषण करना पुरुष के द्वारा, उसका दैहिक मानसिक शोषण करना। ऐसे ही पुरुष प्रधान समाज में जो मूर्ति, जो कि एक गरीब परिवार की से जन्म लेने वाली सुंदर लड़की है, इसकी सुंदरता का शहर पर धनी भट्टे का मालिक रीझ गया, और भट्टे के मालिक की ये तीसरी शादी थी। इसने पहली शादी रुक्मणी से की, और उससे पहले किसी और से। जैसा कोई कपड़ा और वस्तु पसंद आए चेंज कर देना बार बार। मूर्ति ने ऐसी ही तस्वीर खींची अपने पति भट्टा मालिक की राजबक्सी के सामने। नारी की प्रताड़ना यहीं से आरंभ होती है। पहली पत्नी क्योंकि सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसे इस संसार से विदा कर दिया गया। बेचारी रुक्मणी सुंदर थी पर बांझ थी, इसलिए किसी काम की नहीं। कितनी बड़ी त्रासदी है नारी जीवन की। उसे जीवित प्राणी न समझकर मात्र भोग की वस्तु समझना कितना सही है। क्या पुरुष के लिए पुरुष होना ही काफी है? उसमें कोई कमियां नहीं रह सकती? क्या पुरुष एक नारी को उचित स्थान नहीं दिला सकता समाज में? पुरुष प्रधान समाज में प्रेम में धोखा खाकर मूर्ति मर्द का बदला मर्द से लेने के लिए भट्टे वाले से शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि जिस लड़के से वह प्यार करती है वो गरीब था लेकिन जवान था, और उसी से वह दिल चढ़ गए थे। पर पता चलने पर अपने शादी से इनकार कर दिया। मूर्ति के माँ बाप गरीब जरूर थे, परंतु इतने भी नहीं
की बेटी को बेच देते हैं। इस तरह से कहानी और आगे बढ़ती है। अपना अपना कर्ज कहानी में विभिन्न स्तर पर मानव मन की अंतर्वृत्तियों की विभिन्न परत खोलने की कहानी की गई। कहानी में मूर्ति और राजबक्सी दोनों ही सक्रिय पात्र हैं। दोनों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। लेखिका के माउथपीस के रूप में मूर्ति नारी जाति की दुरावस्थाओं की सटीकता से वर्णन करते हुए दिखाई देती है। नारी व्यथा कथा में नारी जीवन के कई अनछुए पहलू उसमें उद्घाटित हुए और पुरुष की मानसिकता उखाड़ी गई है और पुरुष प्रधान समाज पर कटाक्ष करती है। लेखिका ने खुद हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के त्रासदी में पंजाब के विभाजन की पृष्ठभूमि पर ये कहानी उतारा है, जिसके साथ साथ दंगों की दहशत, सांप्रदायिकता की आग जलती हुई मानवता को दिखाया गया है। विभाजन के समय हुए लूटपाट, रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाएं आदि को बखूबी रूप से दिखाने की चेष्टा की है अपना अपना कर्ज कहानी। हम अगली कहानी कश्मीरी कहानी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहानी टच करके ही जा रहा हूँ समय के अभाव से, फिर भी अपनी कोशिश हो सके मैं चेष्टा कर रहा हूँ आपको समझाने की। आप लोग जो भी लाइन पे बने हुए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स पे लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कौन कौन अभी क्लास कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अपना मैसेज बॉक्स में नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखें। दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कहानी पढ़ेंगे। जवाबी कार्ड। दीनानाथ नादिम का जन्म 1916 में श्रीनगर के अत्यंत गरीब परिवार में। 8 साल की उम्र में पिता का साया उठ गया। माँ ने उनका लालन पालन किया। वे पढ़ी लिखी तो थी नहीं ज्यादा, मगर समझदार बहुत थी। वे ललक के बकस और दूसरे संत कवियों की लीला पद गाकर नादिम को सुनाया करती। दीनानाथ नादिम शुरू में तो अंग्रेजी और उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। कुछ रचनाएं उन्होंने हिंदी में भी लिखी। और उस समय भी कश्मीर के भी कई रचनाकार अंग्रेजी और उर्दू में ही ज्यादा लिखा करते थे। और 1947 के बाद, देश विभाजन के बाद, कश्मीर में अचानक एक नया मोड़ आया और राजा हरि सिंह ने बिना कोई कारण बताए सिंहासन छोड़ दिया और कश्मीर को पाकिस्तानी अपने में मिलाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई। सीमा पर युद्ध हुआ और इसी अवसर पर दीनानाथ नादिम की कविता कोमल स्वर में वहां पर लोगों को गहरा स्वर मिला। जब 1948 में रेडियो कश्मीर की स्थापना हुई तो दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत ही जो है प्रयोग किए। मुक्त छंद की रचनाएं लिखे, काफी रचनाएं लिखी। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी छपती थी इनकी कहानियां, कई कविताएं छपती थी। सिहिल पुल नाम से उनका एक कविता संग्रह था जिसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जब कश्मीरी कहानी की बात करते हैं तो रेडियो कश्मीर की स्थापना होने के बाद ही कश्मीरी कहानी को जो है श्रेष्ठता मिली। और यह जवाबी कार्ड प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित कहानी है। कहानी के द्वारा हम देख सकते हैं कि सामाजिक तनाव और बेमनस्यता को तोड़ने की किस तरह से कोशिश की गई है।
तो जवाबी कार्ड कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से लेखक ने जो लिखा कहानी जवाबी कार्ड, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर रहा। वहां की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को दिखाना भी शायद लेखक का मकसद रहा होगा। दीनानाथ नादिम का मकसद क्या है, पहले हम जानते हैं। जवाबी कार्ड जैसे कहानी के शीर्षक से हमें पता चलता है, जवाबी कार्ड यानी चिट्ठी लिखने वाला उस समय कुछ नहीं लिखता, केवल अपना पता लिख देता था। पत्र पाने वाला चिट्ठी पाते ही जवाबी कार्ड जवाब लिखकर वापस भेज देता था। अब कम ही ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल तो टेलीफोन, मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप आदि कई जो है नई नई तकनीक आ गई है। जवाबी कार्ड के बारे में अंदाजा लगाने में परेशानी हो सकती है, इसलिए जवाबी कार्ड यानी वही का जो है जवाब देना। यह एक तरह से इस बात का प्रमाण भी होता था कि चिट्ठी पाने वाले के पास पहुंच गई है, जिस तरह आज रजिस्टर्ड चिट्ठियां के साथ जो है एक रिसिप्ट लगा दी जाती है और पाने वाला उस पर दस्तखत करके संदेश लिखकर डाके को दे देता है, वही जवाबी कार्ड। उसी तरह कुछ जवाबी कार्ड देखा जाता है, उसके बारे में नहीं जानते तो आप पोस्टमैन से भी पूछिएगा, पुराने जमाने का कोई होगा तो बता सकते हैं। तो छोटी सी घटना पर आधारित ये कहानी है जवाबी कार्ड। दो तीन घटनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन है। उस समय की कश्मीर की स्थितियां। कहानी का मुख्य पात्र है गुल साहब। गांव के लोगों की बातों और गुल साहब से उनके लगाव से हमें पता चलता है कि वह सिर्फ उस गांव का ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना महत्वपूर्ण था। वह जो कर रहा है उससे लोगों में किस तरह सुरक्षा भावना मजबूत हुई है और लोग उस पर कितना गर्व करते हैं। और कहानी में कश्मीर की परिस्थिति के बारे में बताया गया कि उन दिनों किस तरह सीमा पर लड़ाई चल रही थी, कश्मीर भी सुरक्षा के खतरे में था। ऐसे में गुल साहब के सेना में भर्ती होने और उसके गांव वालों को भरोसा बना दिया कि क्या करेगा गुल साहब। और उन लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनके गांव का कोई नौजवान सरहद पर लड़ने गया है उनकी रक्षा के लिए। और जब वो गांव आया तो पुलिया पर भी सारे बच्चे उससे लिपट कर नारे लगाने लगे। जिस दिन गांव से लड़ाई पर गया था उस दिन गांव की स्त्री पुरुष सब मिलने गए थे, सबने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था उसे। किसी ने सूखी सब्जी दी थी, किसी ने कोई अचार दिया, किसी ने और कुछ दिया, और कई लोग रक्षा सूत्र भी दिए। पंडित लोग जो गए थे सबकी जिद थी कि अपने हाथों से गुल साहब को उपहार देंगे। फिर जब लड़ाई पर जाने के लिए रवाना हुआ तो सारे गांव लोग 4 मील तक जो है उसे छोड़ने जाते हैं। और इतनी भीड़ हो गई कि जो है नजर ही नहीं आती थी। कहानी में इस वर्णन से हमें पता चलता है कि कश्मीर में किस तरह सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे। किसी को किसी से कोई बैर नहीं था, दुश्मनी नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी। यह कश्मीर ही नहीं पूरे भारतीय ग्रामीण समाज हमारा वैसा था। गांव में जब किसी के घर मेहमान आता है तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रदेश से किसी का बेटा आता है तो बहुत लोग जाति धर्म बुलाकर तरह तरह की चीजें उसे ला कर देते हैं, उसे देखने आते हैं। कोई अपने खेत का साग लाता है, कोई अपनी बनाई हुई चीजें लेकर आता है। इस कहानी में 2 जून देद पूरे गांव की माँ दादी नानी है। हर कोई उससे सलाह लेता है, स्नेह देता है। जून देद में वात्सल्य इतना कि वो सभी को झिड़कती है, मगर उसमें जो प्यार होता है वो किसी को भी मीठा लगता है। कहानी शुरू ही यहीं से होती है कि एक आदमी जिसका नाम जमाल मीर है जुनदेद के घर आता है और बाहर बैठकर आवाज लगाता है, जुनदेद जुनदेद कहाँ हो देद।
इतना दिन निकल आया कि अभी तक सो रही हो देव। अब गौशाले के बाहर निकलते हुए जून देव उसे फटकार लगाती, पता नहीं कब तुम्हें बात करने का शोर आएगा, देखा नहीं कि मैं गौशाले से निकल रही हूँ, फिर सोई कब थी मैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का आत्मीयता जताने, प्यार जाहिर करने का प्राय यही तरीका होता था कि वो झिड़कता है, पर झिड़की भी प्यार से, उसे शिक्षा मिलती है। जून देद के प्रति सारे गांव का प्यार था। लोग उसकी झिड़की सुनकर भी बुरा नहीं मानते, कुछ सीखते ही हैं। जून देद अपने पोते गुल साहब के बिना रह नहीं सकती, हर बात में गुल साहब की उदाहरण देती है, उसी की किसी बात का उल्लेख करती है, मगर उससे भी इसी तरह प्यार जताती है, झिड़की देकर ही, धमका कर ही। जब गुल साहब गांव आता है तो गांव भर के बच्चे उसे घेर कर पुलिया के पर से ही नारे लगाने लगते हैं, गुल साहब, जून दे दी, गुल साहब, आज आया गुल साहब, हमारा कप्तान गुल साहब। तो जून देद घर के बाहर निकलती है और चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाकर कहती है, गुलचाप कप्तान, मुर्गा चाप। ऐसे मुर्ग जब कप्तान बनते हैं ना तब। और फिर गुल साहब को गले से लगाए रखती है। गांव में किसी को पता नहीं कि गुल साहब का जून देद में वात्सल्य से क्या संबंध है, क्या क्यों इतना प्यार कर रही है। कोई कहता है कि वो जून देद का भांजी का बेटा है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसका पोता है, लेकिन अधिकतर लोग यही विचार था कि जून देद को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। ठीक ठीक किसी को नहीं पता आखिर दोनों का रिश्ता क्या है, मगर इतना जरूर है कि गुल साहब में जो है जून देद के प्राण बसते हैं। जब गुल साहब फौज में चला जाता है तो अपना दुख, अपनी उदासी अपनी गाय बद्री पर आरोपित करती है। जब कोई घर आता है तो वो उलाहना देती है, कंप्लेन करती है कि देखो ना, गुल के जाने के बाद बद्री ने भी ठीक से नहीं खाया। जब भी गौशाले में जाती है वो बद्री से बातें करती रहती है। गांव के लोग इकट्ठा होते ही उसकी जबान पर बस गुल साहब की बातें करती है। गुला ने ये बात लिखी है, वो बात लिखी है, उसने लिखा था कि 20 कवालियों को मार गिराया। लिखावट में भी क्या, जैसे इतनी सुंदर लिखता था वो कि मोती उकेड़ दी जाए। पर आज हमारी 10 पुस्तकों की मेहनत रंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ और वो कश्मीर की रक्षा कर रहा है। गांव वाले उससे सब कोई खुश हैं, वह रस लेकर उन्हें सुनते हैं। गुल साहब के बातों को बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा करते हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग इसी तरह अपने किसी आत्मीय, किसी अजीज के बारे में बातें करते रहते हैं। इस तरह की बातें का उल्लेख करने का मकसद क्या है? दीनानाथ नादिम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह न सिर्फ जून देद गुल साहब को बहुत चाहती है, बल्कि पूरे गांव के लोग उसे चाहते हैं। जहां जाति धर्म कोई दीवार नहीं है। गांव के लिए सच्ची आत्मीयता दिखाते हैं कहानी में। डाकिया गुल साहब का खाली जवाबी कार्ड लेकर आया है, कुछ नहीं लिखा है उस पर, एकदम कोरा है, प्लेन है। ऐसा तभी हुआ ना कि जून देद ने चिट्ठी लिखी हो, तभी तो गुल साहब ने जवाबी कार्ड लिखा होगा ना। गांव की पुलिया पर ही वास पंडित के हाथ में डाकिया वह जवाबी कार्ड दे गया। इस तरह खाली कार्ड देखकर तो पंडित एक दूसरे का अंदाजे लगाते हैं, कहीं गुल साहब मारा तो नहीं गया। जो भी ये कार्ड देखता है तो मायूस हो जाता है। सबके चेहरे उदासी से घिर आए। अब समस्या यह है कि जून देद को किस तरह से ये संदेश सुनाए, संभालना बड़ा मुश्किल होगा। ये किसने चाहा कि हमारे दुर्भाग्य ने कल जबार डाकिया आया, उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहाँ ने जून देद ने भेजा था वैसा ही वापस लौटा है, वह शायद मोर्चे पर है। एक एक कर सब लोग जून देद के घर पहुंचे। जून देद आज भी गाय को घास दे रही है गौशाला के अंदर। तुम पागल हो गई है, सिर झुकाए क्यों बैठी हो? जब से वह जहाज पर गया है तब मैं तुम्हें पता नहीं
क्या हुआ तब से? ऐसा तो काम नहीं चलेगा। जूनदेव गौशाले में जो है गायों से बात कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज आती है, तो अंदर से ही पुकारा, कौन हो वहां, इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए खुद ही कहती है, गुल्ला ने बद्री को भी बेकार कर। ओहो, तुम लोगों की कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों का झुंड देखकर तो जूनदेव बहुत हक्का बक्का हो जाती है। तो क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है रे? बोलते क्यों नहीं हो? सभी लोगों को सांप सूंघ गया क्या? अरे कोई कुछ बोलो तो सही, गूंगे हो गए क्या? बात करो, क्या हुआ बोलो। अंत में वास पंडित ने सिर झुकाए हुए बोला, हिचकियां बंद गई, आंसुओं की धारा बहने लग गई, सब कोई डर गए। जूनदेव को महसूस होने लगा और दूसरों से बोल, मेरा गुल्ला ठीक है? क्या वह नहीं जानता कि कितनों की आहुति देकर कितनों के बदले? वास पंडित ने साहस बटोर कर जूनदेव को थमा दिया। वह जवाबी कार्ड कल पहुंचा परंतु खाली है, मालूम नहीं। जूनदेव जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे से खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी। इस तरह कहानी एक माँ के प्रेम, पारिवारिक पीड़ा, पूरे गांव के दुख और देशभक्ति के द्वंद्व के बीच खत्म होती है। इस गांव का एक चहेता युवक न रहने की आशंका, एक जांबाज सिपाही के मारे जाने का दुख, माँ के लिए गर्व का विषय भी है कि बेटा देश की सुरक्षा के लिए आहुति दे देता है। तो कहानी में यही संदेश जाता है कि किस तरह से एक बहादुर नौजवान शहीद हुआ और समाज को दिखाना है, उसके वातावरण को दिखाना है, लेखक का मकसद रहा है। तो कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से दीनानाथ नादेम जी ने जवाबी कार्ड में बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है। अगली कहानी मैथिली कहानी हरिमोहन झा की 5 पत्र कहानी। 5 पत्र में जो है कहानी में कहानीकार बताते हैं, मध्यम वर्गीय मैथिली परिवार की कहानी। जिसमें 5 पत्र कहानी के माध्यम से लेखक हमें मध्यम वर्गीय विडंबना, मध्यम वर्गीय मैथिली नागरिक के 40 वर्षों के दाम्पत्य जीवन की यात्रा, प्रेम और अनुराग किस तरह जो है शुष्क निर्लिप्त हो जाता है, उसका चित्रण किया है कहानीकार ने। ये कहानी धर्मयुग में भी प्रकाशित हुई थी। पत्र शैली में लिखी गई, सॉरी डायरी नहीं, पत्र शैली में लिखी गई ये कहानी। मैथिली पति द्वारा अपने पत्नी को एक पत्र लिखा गया। पत्र शैली में, इसीलिए तो इस कहानी का नाम 5 पत्र है। इस कहानी में 10-10 वर्षों के अंतराल में 10 साल में एक, फिर 10 साल में एक, फिर 10 साल में एक, इस तरह से एक मैथिल पति द्वारा अपनी पत्नी को एक-एक पत्र लिखा गया। पहला पत्र जनवरी 1919 को देवकृष्ण ने दरभंगा में लिखा। उसके 10 वर्ष बाद फिर 1929, फिर 1939 इस तरह से लिखा। जब पहला पत्र लिखा, आचार्य की परीक्षा देने वाले थे, नई नई शादी हुई थी। उस समय पत्र में पत्नी को प्रियतमे बोलकर संबोधन किया था और पत्नी द्वारा लिखी हुई 4 पंक्ति को 400 बार पढ़ने वाले की जो बहुत खुशी होती थी। अगले अनुच्छेद में राधा रानी, फिर अपने अगले अनुच्छेद में प्राणेश्वरी, फिर अगले अनुच्छेद में हृदयेश्वरी का संबोधन करते थे और पत्र समाप्त करते हुए लिखते थे कि आप ही का कृष्ण, आप ही का कृष्ण। लास्ट में लिखते हो ना, आपका आज्ञाकारी छात्र, जैसे आप लोग चिट्ठी में लिखते हो आपका आज्ञाकारी पुत्र, तो अपना पूरा नाम ही नहीं लिखकर राधा रानी के कृष्ण हो जाते थे। उस समय अपना पूरा नाम नहीं लिखते थे, वो राधा रानी के कृष्ण। निर्वाह हेतु पिता से मिले पैसे में से बचत कर पत्नी के लिए चंद्रहार बनवाते हैं। फिर 10 साल बाद फिर और एक चिट्ठी,
देवकृष्ण हथुआ संस्कृत विद्यालय में नौकरी शुरू कर दी थी। उस समय पढ़ रहा था पहले लेटर के समय। दूसरी टाइम में जो है नौकरी करने लगा, गृहस्थ बन गया है, बाल बच्चे हो गए हैं, दाल रोटी की जिम्मेवारी आ गई है। अब राधा रानी क्या हो जाती है, प्रियतमे के बदले प्रिय, और प्रिय खुद जो आप ही कृष्ण थे, संक्षिप्त और परिवर्तन होकर आपका देव कृष्ण हो जाता है। इससे पहले वाले में क्या था, आपका राधा रानी का कृष्ण ऐसे लिखता था। 10 वर्ष पहले का जो प्रेम और उस पत्र के बीच में जो डिफरेंस आ गया, पत्र के भीतर पत्र का उत्तर के लिए लिफाफा भी भेजते थे अंदर ही अंदर कि आप मुझे फीडबैक देना बोलकर। राधा रानी से भेंट के बिना एक एक क्षण का पहाड़ सा बीतता था, वैसा नहीं। बेटी के गौरी पूजन के लिए साड़ी भेजने की चिंता, बेटे के स्कूल की चिंता, पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आदि जो है बहुत सारी चिंता के बाद 10 साल बाद फिर तीसरा चिट्ठी, तो संबोधन समाप्ति हो जाता है, और प्रिय प्रिय नहीं, शुभाशीर्वाद से शुरू होता है। देव कृष्ण जिक्र करते हैं, पत्नी का पत्र पाकर वे चिंता में पड़ गए हैं। धान की उपज ठीक नहीं हुई, पत्नी ने चिट्ठी लिखा। माँ के श्राद्ध के लिए जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बढ़ गया। घर की चिंता, जैसे जैसे देखो तुम गृहस्थी में घुसते जाओगे वैसे वैसे चेंजेस, परिवर्तन। घर में चावल नहीं है, बड़ी बेटी के 2 बच्चे, बड़ी बेटी 2 बच्चों की माँ है, वो मायके आना चाहती है। छोटी बेटी के विवाह की चिंता, घर में जलाने खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं है, बहुत सारी पीड़ा। चौथा पत्र फिर 10 साल बाद हो, बिना कोई संविधान संबोधन आशीर्वाद से ही शुरू होता है। देव कृष्ण खत्म हो गए। इस पत्र में देव कृष्ण अपने बीते जीवन का लेखा जोखा, पत्नी को उपदेश देता है, बेटे को आचरण पर क्षोभ प्रकट करता है, बेटे की नादानी चिंता, बेटे को किस तरह से अच्छी बुद्धि आए, पत्नी को सलाह देता है, पुत्र कपूत हो जाए पर माता हो ही न कुमाता। इस तरह जो उसने बंधक रखा था, चंद्रहार बंधक पड़ा है, उसकी कोई बात नहीं, कभी ईश्वर की इच्छा होगी तो छुटा लाऊंगा कहता है। और 5वां पत्र, लास्ट चिट्ठी जो होती है, वो कुछ और चारण शैली में लिखा हुआ था, जिसमें बेटे के कृति कर्म के सराहना और पत्नी के आचरण पर किंचित क्षोभ है। अपनी दमे और संग्रहिणी बीमारी के दमे और संग्रहिणी की बीमारी से उग्र होने के साथ साथ चौथेपन के वीतराग भाव भी इस पत्र में दिखते हैं। जहां बुढ़ापे की एकमात्र दवा गंगा जल और एकमात्र वेद भगवान विष्णु दिखते हैं। बेटों को सूचना देते हैं कि आपकी माँ की अस्वास्थ्यावस्था की जानकारी से दुख हुआ, पर उपाय क्या है, वृद्धावस्था में तो कष्ट भोगना ही पड़ता है। मैं आकर देखा भी होता, पर जाने आने में 30-40 रुपए व्यर्थ के खर्च हो जाएंगे। फिर आगे लिखते हैं कि वे वहां काशी आकर क्या करेंगे, उनकी परिचर्या तो कर नहीं पाती, मेरी सेवा क्या करेंगी। और फिर आप जैसा सौभाग्य बेटा बहू हो, सुयोग्य बेटा बहू हो, तो यहाँ आकर क्या करेंगी। आयुमती बहू को गृह लक्ष्मी कहकर शुभ आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ अपनी पत्नी की भर्त्सना करते हैं, कहते हैं कि वे जीवन भर मुझे दुख देती रही, पर बेटे को उपदेश देते हैं, माता को माता हो जाए पर पुत्र को पुत्र नहीं होता। पत्र का अंत करते हुए लिखते हैं कि किसी दिन वृद्धा को कुछ हो जाए तो आप लोगों की बदौलत सदगति तो मिलेगी ही, मेरी तरफ से एक लकड़ी भी चिता में डाल दीजिएगा बोलकर कह रहे हैं। तो कहानी में जो दिखाया लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार, और जो कहानी में 5 पत्र के माध्यम से हरिमोहन झा कहना चाहते हैं, विषय वस्तु शिल्प की दृष्टि से तो कहानी सही है। मध्यम वर्गीय नागरिक के गृहस्थ जीवन में प्रेम की उष्मा और बदलते अनुराग को उपस्थापित किया है, रेखांकित किया है कहानी में। किस तरह से जीवन की कथा विरक्त परिणति में आ गई है।
प्रेम की उष्मा के साथ शुरू हुई थी और गृहस्थ जीवन में किस तरह से वो विरक्ति परिणति हो गई। तो कहानी में इसी तरह से बताया गया है। अगली क्लास फिर हम 4 बजे करेंगे। आज इतना ही समय हो गया है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास 4 बजे होगी आपकी क्लास। और जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपनी एनरोलमेंट नंबर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। फिर हो धन्यवाद गया, सर। धन्यवाद आपको भी। फिर अगली क्लास 4 बजे करेंगे, ठीक है। MHD 9 की क्लास होगी। रखता हूँ फिर। जी सर।